हाँ यार, तो अभी रात के 3:30 बज रहे हैं। अब रात के बोलो या सुबह के, मुझे नहीं पता, आप लोग को जो समझना है। एंड अभी ऑलमोस्ट 24 घंटे, ऑलमोस्ट क्या 24 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं मुझे धुरंधर द रिवेंज देखे हुए। एंड मुझे ना बहुत बहुत सारी बातें करनी है। मतलब एक्चुअली मुझे कल ही करनी थी, लेकिन कल मैं इतना स्पीचलेस हो गया था, मतलब मेरे पास कोई शब्द ही नहीं थे। आज भी नहीं है, लेकिन मैंने कहा कि मैं अपने आप को एक दिन देता हूँ एटलीस्ट टू लेट द फीलिंग सिंक इन। एंड कल रात मुझे नींद ही नहीं, मतलब मैं 1:30 बजे, रात के 1:30 बजे मूवी देख के घर आया। एंड मैं सिर्फ मूवी के बारे में सोच रहा था ना। आई डोंट थिंक मैं शायद ये पूरा महीना ये जो मूवी के बारे में जो थॉट्स है उसको मैं निकाल पाऊँगा। तो लेकिन कल तो मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं, मैं सुबह शायद 5-6 बजे सोया हूँ। एंड इस मूवी के बारे में जो भी मेरे दिमाग में थॉट्स है ना, मुझे उसको बस निकालना है किसी भी करके। दैट इज़ द रीज़न मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ये वीडियो कोई रिव्यू नहीं है, ये वीडियो मतलब पता नहीं, ये बस एक अप्रिसिएशन वीडियो है, लव लेटर बोल लो, या फिर मैं बस ग्रेटफुल हूँ कि ये मूवी बनी, ये मूवी हमारे सामने आई एंड इस मूवी को एक्सपीरियंस करने का मौका मिला। दैट्स इट। एंड मुझे शायद आज रात भी नींद नहीं आएंगी, इसलिए मैं बस इस मूवी के बारे में जो भी बात है ना, वो बस करना चाहता हूँ, बस निकालना चाहता हूँ। मेरे दिल के अंदर जो भी है बस उसको मैं निकालना चाहता हूँ। एंड आई थिंक उससे मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा। दैट्स इट। शुरू से शुरुआत करते हैं, ठीक है। द फर्स्ट 15 मिनट्स द फिल्म, ओ माई गुडनेस, मतलब रिक्लाइनर सीट थी मेरी, ठीक है। तो मैं जब क्रेडिट्स रोल हो रहे थे ना स्टार्टिंग में, तो मैं ऐसे आराम से लेट के देख रहा था। एंड आई थिंक 10 मिनट होता है, 10 मिनट मार्क पे जिन लोग ने मूवी देख लिया दिल नो मैं कौन से सीन की बात कर रहा हूँ। 10 मिनट मार्क पे जैसे ही वो सीन शुरू होता है, मैं ऐसे आगे आता हूँ। एंड मैं लिटरली मतलब इतना आगे होके उस सीन को देखना शुरू करता हूँ। उसके बाद से मैं पूरी मूवी में मैं लेटा ही नहीं हूँ। रिक्लाइनर सीट होने के बावजूद भी मैंने टेका लिया ही नहीं। पूरे मूवी को मैंने इतना, मतलब कहते हैं ना, एज ऑफ द सीट। ओके, सीन के बारे में बात करते हैं। तो पता है उस सीन की ब्यूटी क्या है? वो सीन ना बहुत ही रैंडमली शुरू होता है एंड स्लोली आपको रिवील होता है कि ओके, रणवीर सिंह का कैरेक्टर ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है, ठीक है। उसके फैमिली के साथ क्या हुआ आपको, यू हैव नो आइडिया, ठीक है। एंड जिस तरह से आप सोचने में लग जाता है कि ओके यार, ये इस पॉलिटिशियन के साथ गया। तो सीन की शुरुआत ऐसी होती है कि रणवीर सिंह और उसका दोस्त दे गो टू अ पॉलिटिशियन एंड वो लोग अफीम, गांजा, ड्रग्स ये सब का ऑर्डर लेने के लिए उसके पास जाते हैं। एंड एट दी एंड वो उससे गन्स भी मांगता है। तो आप सोचते हो कि चलो ठीक है गन्स मांगी। फिर वो लोग गन्स लेके ट्रेन में ट्रैवल करके दे गो टू अ सर्टेन प्लेस। एंड फिर वहाँ पे रणवीर सिंह का दोस्त उसके कंधे पे हाथ रख के बोलता है कि यार तुझे जवान की वर्दी में देखने का बहुत मन था, लेकिन खैर अब ये, मतलब ऐसे कुछ बोलता है वो कि अब तेरा ये सपना अधूरा ही रह जाएगा, ये वो। एंड फिर रणवीर सिंह बोलता है कि इस जन्म में मेरे लिए परिवार पहले है, तो पैराफ्रेज कर रहा हूँ, ऐसे ही कुछ बोलता है वो कि इस जन्म में परिवार को संभाल लेता हूँ, अगले जन्म में देश को संभालूंगा। एंड ऐसे करके वो सीन वहाँ पे एंड होता है। आप सोचने लगता है कि यार ये ऐसा क्यों बोल रहा है। तो इट्स सॉर्ट ऑफ हिंट्स कि अब मतलब ये जो भी करने वाला है कुछ तो ये खतरनाक करने वाला है। एंड फिर वो बैग खोलता है, वहाँ से AK-47 या जो भी होता है उसको निकालता है, मैगजीन लोड करता है। तो उसमें रणवीर सिंह पता है कैसे एक्सेल करता है एज एन एक्टर, कि वो मैगजीन लोड करने के बाद जब उठता है वो बैग को साइड में फेंकता है एंड वो अपने बॉडी को ऐसे 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 मूव करता है, ठीक है। सॉर्ट ऑफ मतलब एक रिचुअल जो सोल्जर्स होता है या फिर जो ट्रेन एथलीट्स होता है या फिर कोई भी ट्रेन इंसान होगा, जैसे आप लोगों को मिशन इम्पॉसिबल का वो एक सीन याद है जहाँ पे हेनरी केवल एक ऐसा कुछ मूव करता है टू गेट इन द जोन। तो रणवीर सिंह वहाँ पे ऐसे अपनी बॉडी को ऐसे हिलाता है एंड देन ही सॉर्ट ऑफ गोज इन, मतलब अपने आप को लॉक इन करने के लिए कि अब जो भी हो गया मैं भूल गया हूँ, अब मुझे जोन में जाना है, अब मुझे उसके जो भी मेरा प्लान है उसको एग्जीक्यूट करना है। एंड वहाँ पे उसके बाद जो भी होता है उसमें रणवीर सिंह की इंटेंसिटी मतलब अनमैच्ड यार। मतलब जिस तरह से वो सामने वाले की आंखों में आंखें डाल के जिस तरह से वो पूछ रहा होता है कि मेरी बहन कितने हैं, माँ, और जिस इंटेंसिटी के साथ वो बोलता है, उसकी आंखें, उसकी एक एक्सप्रेशन, उसकी बॉडी लैंग्वेज, जिस तरह से वो मतलब चिल्ला रहा होता है। आपको कुछ कॉन्टेक्स्ट नहीं पता, ठीक है, कि उसके परिवार के साथ कितना बुरा होता है, आपको बाद में जाके पता चलता है। पर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू हैव नो आइडिया कि कितना बुरा हुआ है। लेकिन जिस तरह से रणवीर सिंह एक्टिंग कर रहा होता है ना, आपको समझ गया होता है कि भाई कुछ तो बहुत ख़राब हुआ है जिसकी वजह से ये इस तरह से बिहेव कर रहा है। एंड मतलब आप ना एक मोमेंट के लिए भूल जाते हो कि यार ये मूवी चल रही है, अब भूल जाते हो कि ये सब फिक्शनल है, वहाँ बंदा एक्टिंग कर रहा है, अब भूल जाते हो। आपको सही में लगने लगता है कि भाई इस इंसान की असली फैमिली के साथ कुछ हुआ है एंड दैट इज़ वाई ही इज़ रिएक्टिंग सो मच। तो दैट इज़ द लेवल, दैट इज़ द ब्रिलियंस ऑफ हिज एक्टिंग, कि भाई वो बंदा आपको मतलब वो जो एक परसेप्शन होता है ना उसको ब्रेक करके एक ऐसा सीन है जहाँ पे रणवीर सिंह लिटरली तलवार है उसको दो इंसानों के थ्रू ऐसे घुसाता है, ऐसे ऐसे मोड़ता है। एंड उस टाइम पे उसके फेस के एक्सप्रेशंस भाई। एंड फिर पीछे ना वो जैस्मिन सैंडलर्स की आवाज़ आती है कि यू आर स्टिल नॉट रेडी फॉर दिस। एंड ऑब्वियसली यारी गाना बज रहा होता है। एंड फिर भाई एक सीन है तो लिटरली वो किसी के टांगों के बीच में गोली डाल के गोली मारता है एंड गोली उसके सर से निकलती है। वो मतलब एक तो उस मतलब ऐसे सोचना दैट इज़, एंड उसको इतने ब्रिलियंट तरीके से एग्जीक्यूट करना दैट इज़ वन थिंग। उसके बाद ये सब कुछ होने के बाद वो अपनी बहन से मिलता है वहाँ पे। तो लाइक जो ट्रेलर में जो शॉट बहुत ज़्यादा जिसके बारे में बात हुई थी, जिसके बारे में मैंने ये बात की थी कि जो रणवीर सिंह का जो ट्रॉमेटाइज वाला जो चेहरा है कि ही शिवरिंग लिटरली, तो वो शॉट जब आते हैं, ऑल्दो मुझे लगा था कि दैट सीन विल बी ऑल अबाउट रणवीर सिंह, लेकिन उस सीन में एक्चुअली रणवीर सिंह मतलब वो जो शॉट है ना, इट्स जस्ट
2-3 सेकेंड्स रणवीर सिंह के चेहरे पे कैमरा रहता है, लेकिन उस सीन में ना जिसने पूरी लाइमलाइट ले ली वो थी रणवीर सिंह की बहन। आई डोंट नो किस फीमेल एक्टर ने वो रोल प्ले किया हुआ है, लेकिन उस सीन में मतलब जब रणवीर सिंह एंटर होता है एंड उसकी बहन ना चिल्लाने लगती है, मतलब इतना ज़ोर से वो स्क्रीम करती है। एंड यार उस मोमेंट में मुझे रियलाइज़ होता है कि यार कितना रॉ और रियल सिनेमा है ये, क्योंकि यार कोई भी इंसान जिसके साथ इतना बुरा हुआ, इतना इनह्यूमन तरीके से एक अत्याचार सॉर्ट ऑफ हुआ है, वो इंसान किसी भी और मर्द को देखेगा या किसी को भी देखेगा तो वो चिल्लाएगा ही, बिकॉज उसके दिमाग में तो वही ट्रॉमा ट्रिगर होगा ना कि यार अब कोई आया, शायद अब मेरे साथ और कुछ बुरा होने वाला है, क्योंकि उसके दिमाग में वो ट्रॉमा बैठ गया है। तो वो चाहे अपने सगे भाई को भी क्यों ना देखे, वो फिर भी चिल्लाती है, बिकॉज उसके दिमाग में वो ट्रॉमा बैठ चुका है। तो इवन दो उसका सगा भाई आया हुआ है उसको बचाने के लिए, उसको वहाँ से ले जाने के लिए, फिर भी उसका रिएक्शन कैसा होता है, वो चिल्ला रही होती है। एंड उस सीन में ना कोई डायलॉग है ना कुछ है, म्यूज़िक भी शायद नहीं चल रहा होता, बस उस सीन में रणवीर सिंह स्लोली वॉक्स टुवर्ड्स हिज सिस्टर एंड वो उसकी बहन बस चिल्ला रही होती है, धीरे धीरे करके वो रणवीर सिंह आता है, उसको गले लगाता है एंड उसको काम करता है, एंड दैट्स हाउ द सीन एंड्स। तो यार ये दिस इज़ जस्ट द 15 मिनट्स ऑफ द मूवी। एंड अगर मुझे कोई ये बोले ना कि बस यही है मूवी, आई वाज लाइक ठीक है भाई, मेरा स्टार्टिंग के 15 मिनट में ही मेरा पैसा वसूल हो चुका, इतना ब्रिलियंट फर्स्ट 15 मिनट से यू आर जस्ट लॉक्ड इन। आदित्य धर इज जस्ट मेड यू लॉक्ड इन कि भाई ये है 15 मिनट ऑफ द मूवी, अब तुम देखो कि मैं आगे और क्या देखो। उसके बाद रणवीर सिंह आर माधवन को मिलता है। ओके, फर्स्ट टाइम इज़ द फर्स्ट टाइम कि आर माधवन की एंट्री, मतलब यार ऑब्वियसली देखो आदित्य धर रॉ एंड रियलिस्टिक सिनेमा, लेकिन सबको अपने अपने ऑरा मोमेंट्स दिए हुए, सबको वो स्लो मोशन और पीछे जब म्यूजिक चल रहा होता है तो सबको वो वो ऑरा पॉइंट्स बढ़ाने के लिए सबको वो मोमेंट्स दिए हुए। तो आर माधवन की भी एंट्री वैसी होती है कि आता है, फिर वो सिगरेट निकालता है एंड फिर वो पीता है, तो वो कूल शॉट्स हैं मूवी में, ठीक है। एंड रणवीर सिंह बैठा होता है, उसके मुँह से कपड़ा उठाता है एंड दे मीट फॉर द फर्स्ट टाइम। अब मेरे दिमाग में ना हमेशा से ये क्वेश्चन था कि एक बंदा जिसकी पूरी ज़िंदगी ख़राब हो गई बिकॉज ऑफ द सिस्टम, जिसकी पूरी फैमिली ख़त्म हो गई बिकॉज ऑफ द सिस्टम, बिकॉज उसके देश ने उसका साथ नहीं दिया, बिकॉज जो सिस्टम है उसने उसको जस्टिस नहीं दिया। अब वही बंदा जाके अपने देश के लिए लड़ेगा, अपनी देश की रखवाली के लिए लड़ेगा, वो भी एज अ सोल्जर नहीं, एज एन अननोन मैन, क्योंकि एज अ सोल्जर चलो आपको एक आइडेंटिटी तो मिलती है, आप शायद 1 साल बाद 2 साल बाद वापस घर तो आते हो, कभी तो आते हो, और आपकी एक आइडेंटिटी होती है। यहाँ पे तो यू लिटरली डेड, एक तरीके से आप मर ही चुके हो एंड ना आपकी कोई आइडेंटिटी है, ना आप जिंदा रहोगे, मर जाओगे, वापस आओगे कि भी नहीं, यू हैव लाइक ज़ीरो आइडिया, कोई गारंटी नहीं है। तो ये तो मतलब एक सोल्जर बनने से भी ज़्यादा डिफिकल्ट है। तो कैसे आर माधवन विल कन्विंस रणवीर सिंह का कैरेक्टर टू डू दैट, मुझे ये हमेशा से क्वेश्चन था। एंड वहाँ पे द ब्रिलियंस ऑफ राइटिंग एंड द ब्रिलियंस ऑफ डायलॉग्स के आर माधवन वो, और इसके ना बहुत सारे रील्स कटिंग, ये जो भी पूरा सीन है ना, जो लोग ने मूवी देखी है दिल नो, ये बहुत इंपॉर्टेंट सीन है एंड बहुत ही खतरनाक डायलॉग लिखे इसमें। आर माधवन बोलता है रणवीर सिंह को कि हम मर्द हैं, और एक मर्द जब से पैदा होता है और जब तक वो मरता नहीं है तब तक हर रोज़ उसको एक लड़ाई लड़नी है, चाहे वो अपनी फैमिली के लिए हो, चाहे वो खुद के लिए हो। पैराफ्रेज कर रहा हूँ, नॉट द एग्जाम सिमिलिंग, लेकिन ऐसे ही कुछ बोलता है। एंड में पता है वो डायलॉग कैसे एंड होता है कि एक मर्द को जो भी वो काम करता है ना, उसके लिए ना उसको कोई अप्रिशिएशन मिलता है एंड ना उसको कोई मेडल मिलता है एंड उसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है। एंड वो जो डायलॉग है ना वो इतना हिट करता है ना, मतलब वो बोल रहा होता है रणवीर सिंह को, एंड आपको वहाँ थिएटर में बैठे हुए कि आप भी एक मर्द हो, आपको भी वो हिट होता है कि यार सही बात है, मतलब आपको भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और आपको भी वो अंदर का एक जो ईंधन है ना, अंदर की जो आग है ना, वो जल जाती है कि हाँ यार मैं भी मर्द हूँ, मुझे भी करना है अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए एंड अपनों के लिए। तो मतलब सॉर्ट ऑफ एक कहते हैं ना कि 3rd 4th वॉल ब्रेक करके आपसे बात हो रही होती है, वैसी वाली फीलिंग आती है। एंड वो मतलब सही में उससे दैट लाइन इज़ स्ट्रॉन्ग इनफ टू कन्विंस समवन। एंड पता मैं तो बोलूँगा कि भाई जिसको भी मोटिवेशन की कमी है, इस लाइन को एज अ कोट अपने मोबाइल की होम स्क्रीन वॉलपेपर पे लगा के रखो, एंड जब भी मोटिवेशन की कमी हो इस लाइन को पढ़ो कि भाई तुम मर्द हो। अगर तुमको रोज़ ऐसा लगता है कि यार मैं ये क्यों कर रहा हूँ, मैं किसके लिए कर रहा हूँ, तो उस लाइन को पढ़ो एंड रिमेंबर कि आप मर्द हो, आपको ये करना ही है, और आपको इसके लिए ना कोई मेडल मिलेगा, ना कोई अप्रिसिएशन मिलेगी, लेकिन फिर भी आपको ये करते रहना है बिकॉज आप एक मर्द हो। तो यार वो बहुत इंपॉर्टेंट सीन है। एंड पता है उस पूरे सीन से, मूवी को साइड में रखो, उस पूरे सीन से पता है मुझे क्या रियलाइजेशन हुई, बिकॉज उस सीन में एक डायलॉग ये भी है कि यार लाइफ में ना पर्पस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिकॉज आगे जाके उसका जो दोस्त है, अगर जिसने मूवी देखी उनको पता होगा कि आगे जाके उसका जो दोस्त है उसकी लाइफ में कोई पर्पस नहीं होता, इसलिए वो एक अलग ही रास्ते पे निकल जाता है, वो ड्रग्स के नशे करने लग जाता है एंड वो लिटरली अपने देश के खिलाफ जाके आतंकवादी सॉर्ट ऑफ बन जाता है। तो वो इसलिए होता है बिकॉज उसको ना कोई गाइड करने वाला होता है और ना उसकी लाइफ में कोई पर्पस, ना कोई क्लैरिटी होती है। और वहीं पे रणवीर सिंह, शायद वो तो चलो उसको तो फांसी होने वाली थी, लेकिन उसको गाइडेंस मिली और उसको एक लाइफ में एक पर्पस मिला कि भाई अब मुझे पाकिस्तान जाना है एज ए स्पाई एंड अपने देश को संभालना है और उसको प्रोटेक्ट करना है, उसको एक गाइडेंस मिली। तो आज जाके ही एंडेड अप एज अ हीरो। तो लाइफ में ना पर्पस होना बहुत ज़रूरी है। जब आपको लाइफ में पर्पस मिल जाता है ना, बिकॉज यू वांट रीजंस टू लिव। यार रणवीर सिंह का जो कैरेक्टर है वो खत्म हो गया था, उसके पास और कोई वजह नहीं थी जीने की, वो जस्ट के यार मैं अपने भाई गुरु के पास चले जाऊँ एंड दैट्स इट। तो वो बहुत ही पावरफुल सीन है, बहुत ही छोटा सीन है बट बहुत ही पावरफुल सीन है। तो यार उसमें आर माधवन बहुत ही, एंड ही इज़ इन द मूवी इतना काम, इतने पॉइस तरीके से, इतने ऐसे मतलब बहुत उनका कम स्क्रीन टाइम है, लेकिन वो जब भी आते हैं ना आर माधवन ऑन द स्क्रीन, ही इज़ जस्ट ऐसा ही इज़ सो कमांडिंग। एंड बिकॉज आदित्य दोवाल का कैरेक्टर वो प्ले कर रहा है, तो
उनको वो पर्सोना वो जो प्ले कर रहा है उनको वो मेंटेन करना था, उनको वो रखना था, एंड ही हैज़ डन इट सो ब्रिलियंटली। मतलब मज़ा आ जाता है यार उनको देख के। पार्ट 1 में धुरंधर पार्ट 1 में भी बहुत ही अनएक्सपेक्टेड तरीके से इंटरवल आता है, और इसमें भी आपने सोचा भी नहीं होगा इस पॉइंट पे इंटरवल आता है। और इतना मतलब इतनी वहाँ पे ब्रिलियंस है ना इन द राइटिंग कि इवन दो कोई बिल्डअप नहीं हुआ है बिफोर द इंटरवल, लेकिन फिर भी जैसे ही इंटरवल आता है आप लाइक अबे यार इस यहाँ पे क्यों इंटरवल डाला, एंड यू आर जस्ट वेटिंग फॉर द इंटरवल टू गेट ओवर सो दैट आप आगे जो हो सके वो देख सको। एंड यार वो एक लाइन के याद नहीं आया तुझे घर की जस्सी, वो लाइन याद, दैट इज़ गोइंग टू बी आइकॉनिक, दैट इज़ गोइंग टू जस्ट पूरा वो सीन यार, पूरा बाथरूम वाला सीन मतलब सोच रहा था कि जब उसका पुराना दोस्त, अपना बचपन का दोस्त, क्या नाम है, पिंडा, वो जब उसको देखता है रणवीर सिंह को, तो मैं ये सोच रहा था कि यार रणवीर सिंह के चलो दाढ़ी बढ़ गई है, बाल लंबे हो गए, लेकिन यार एक बचपन का दोस्त जिसके साथ उसने अपना बचपन और जवानी भी बिताई है, वो अगर अपने दोस्त को देखे तो वो पहचान तो जाएगा ना यार, भले ही मतलब कितनी दाढ़ी कितनी बाल हो, लेकिन एक पहचान तो जाएगा ही। और जब वो नहीं पहचान रहा होता ना, तो मैं थोड़ा सा अंदर से यार कि यार अब कहाँ गया वो रॉनेस, वो रियलिज्म। तो मुझे कहीं ना कहीं था यार कि यार ये क्यों पहचान नहीं रहा, या तो फिर ये शायद कोई दूसरा बंदा तो नहीं है। लेकिन फिर जब वो बाथरूम में जब वो लाइन बोलता है कि घर की याद नहीं आई तुझे जैसी, एंड फिर जब वो रणवीर सिंह ऐसे उठता है एंड फिर इंटरवल लिख के आता है, ओ माय गॉड, मैंने कहा भाई यार ये हुई ना बात, पहचान लिया ना उसने। एंड वो ऑब्वियसली ना किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। सबसे पहले तो यही किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसका दोस्त ऐसे वापस आएगा, क्योंकि उसका जो कैरेक्टर था हमको लगा कि चलो स्टार्टिंग में जो दिखाया उतना ही, उसके बाद उसका कुछ रिलेवेंस नहीं होगा, लेकिन नहीं, वो बाद में आता भी है, वो स्टोरी में रिलेवेंट रहता है, एंड बाद में आने के बाद ही लिटरली चेंजेस द डायनामिक्स ऑफ द मूवी। मतलब यहाँ पे ना अगेन राइटिंग इज सो ब्रिलियंट कि अब वो मर गया, ठीक है, वो मरने के बाद जब हमजा बाहर जाता है, जो पार्टी चलती होती है, वो बाहर जाता है एंड वो पीने लग जाता है, वो गाना गाने लग जाता है। तो हम एज एन ऑडियंस, पता है मैं क्या सोच रहा था कि यार ये इसलिए पी रहा है, या फिर वो बेसिकली उसका दोस्त मर गया तो वो अपने ट्रॉमा को ओवरकम करने या फिर एंजाइटी को ओवरकम करने के लिए पी रहा है एंड गाने गा रहा है ज़ोर ज़ोर से। लेकिन हमसे एक्चुअल में इसलिए नहीं रो रहा है, वो तो हमको बाद में फ्लैशबैक में पता चलता है कि आलम वहाँ पे आ गया था सिचुएशन को संभालने के लिए, एंड नाउ आलम ने अपने आप पर ब्लेम ले लिया कि भाई मैं एक इंडियन एजेंट हूँ, एंड रणवीर सिंह इसलिए दुखी है कि उसका बचपन का दोस्त तो मर ही गया, और अब आलम जिसके साथ वो यहाँ इतने सालों से रह रहा था एस भाई, अब वो भी मरने वाला है। तो इसलिए रणवीर सिंह इतना ज़्यादा मतलब अलग तरीके से बिहेव करने लगता है। एंड फिर बाद में जब आलम की जो डेथ दिखाई है, ओ माय गॉड, एंड फिर रणवीर सिंह का वो बोलना कि जला देना, इनकी लाशें जला देना, वो मुझे उसी टाइम पे हिट हो गया था कि ऑब्वियसली आलम एंड अपने दोनों भी मतलब जो रिचुअल है वो कंप्लीट करने के लिए, तो वो भी बहुत ही ब्यूटीफुल सीन था। एंड जैसे ही वो निकलता है उस बाथरूम से बाहर, द चेंज ऑफ एक्सप्रेशन ऑन रणवीर सिंह, उसके चेहरे पे जो एक्सप्रेशन जो अभी गुस्से में था और वो ये, एंड जैसे ही बाहर आता है ही इज़ इन ग्रीफ, ही इज़ इन ट्रॉमा कि यार क्या कर दिया मैंने। एंड फिर वो जाता है चाय की दुकान में एंड वो 2 चाय ऑर्डर करता है, वही नमक वाली, एंड जब पहली बार वो चाय पीता तो वो एक घूंट भी नहीं पी पाता और उसको थूक देता है, और इस बार वो पूरा एक सांस में पी जाता है। तो वो छोटे छोटे सीन्स यार, पर इट क्रिएट्स एन इम्पैक्ट। पता चलता है कि यार एक जो एक स्पाई है वो भी एट द एंड इंसान ही, अगर उसका कोई क्लोज बन जा रहा है तो उसको भी वो फील हो रहा है, इट्स नॉट कि हाँ मर गया कोई बात नहीं, और वो भी उसने खुद ने अपने हाथों से उसको मारा और वो भी उसकी वजह से ही मारा। एंड ऑब्वियसली आलम का भी जो कैरेक्टर था इतना वही है ना कि मूवी अपनी कहानियों से तो चलो ठीक है, लेकिन आप जो कैरेक्टर्स लिखते हो छोटे छोटे, और उस कैरेक्टर्स में जो आप डेप्थ डालते हो, उस कैरेक्टर्स में जो आप एक क्या बोलते हैं, एक डिटेलिंग लेकर आते हो, उस कैरेक्टर को जो आप शाइन करने का मौका देते हो, दैट इज़ हाउ यू मेक ग्रेट मूवीज़। एंड दैट इज़ वाई मैं आदित्य थर की राइटिंग डायरेक्शन को इतना ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहा हूँ कि इस मोमेंट्स की वजह से, मैं इन मोमेंट्स की वजह से धुरंधर को याद रखूँगा, बिकॉज आई हैव नेवर बीन अ ह्यूज फैन ऑफ स्पाई मूवीज़ या फिर एक्शन मूवीज़। आप इमोशंस को थ्रू अपनी राइटिंग, थ्रू अपनी स्टोरी टेलिंग कैसे डालते हो, दैट इज़ हाउ आई रिमेंबर मूवीज़, एंड दैट इज़ हाउ मेरे नज़रों में आई फील राइटर्स एंड डायरेक्टर्स बिकम ग्रेट। हाँ, उसके बाद ना बहुत सारे लोग ये कंप्लेन कर रहे थे कि यार मूवी बहुत ही रश्ड फील होती है, या फिर मूवी में ना बहुत सब कुछ प्रेडिक्टेबल, या फिर मतलब रणवीर सिंह का जो कैरेक्टर है बहुत ही ईजी तरीके से सबको करते जाता है, बिकॉज बीच में बहुत सारे मोन्टाजेस आते हैं और फिर देयर इज़ अ होल चैप्टर जहाँ पे अननोन मैन आके ना एक को उड़ाते जाते हैं। तो लोगों को बहुत ये आता है कि यार ये बहुत ईजीली नहीं हो रहा, लेकिन तो यार आपको समझना पड़ेगा द फैक्ट कि ये जो पार्ट 2 है, दिस वॉज सपोज टू बी अ सेकेंड हाफ ऑफ वन मूवी, ठीक है। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि रणवीर सिंह ये जो आज इतना पावरफुल है, या फिर वो जो जितनी ईजिली हर चीज़ एग्जीक्यूट कर पा रहा है, उसके लिए उसने 15-20 साल घिसे है। और वो एक मूवी में डायलॉग भी मारता है आई थिंक खनानी को मारने के पहले कि 15 साल तक मैं यहाँ घुट घुट के रहा हूँ। तो यार 15 साल उसने ही हैज़ मूव्ड हिज वे अप, उसने वो स्ट्रगल किया है, उसने वो जो कहते हैं ना लैडर ऑफ पावर, उसने उसको चढ़ के इतना ऊपर आया, इसलिए अब जाके उसके लिए चीज़ें इतनी ईजी हो गई, अब जाके उसके हाथों में वो कंट्रोल आया, वो पावर आई है। लेकिन 15-20 साल भाई उसने पार्ट 1, अगर आप भूल गए होगे तो पार्ट 1 में उसने पूरा स्ट्रगल ही किया है, राइट।
तब जाके उतना ऊपर तक पहुंच पाया था। एंड आपको ये याद रखना पड़ेगा कि इट वॉज सपोज टू बी वन मूवी, लेकिन आपको ये, या फिर आप इस मूवी को ऐसे सोचो कि पार्ट 1 का इंटरवल आया एंड देन यू सॉ, मतलब इंटरवल 3 महीने लंबा हो गया एंड 3 महीने के इंटरवल के बाद यू आर सीइंग द सेकंड हाफ ऑफ धुरंधर। तो ट्रीट दिस एज सेकंड हाफ ऑफ धुरंधर रादर देन अ होल डिफरेंट मूवी। मुझे दाऊद इब्राहिम का भी जो कैरेक्टर है उसके बारे में बात करनी है। बहुत लोग ये कंप्लेन कर रहे थे कि भाई दाऊद इब्राहिम के कैरेक्टर के बारे में इतनी हाइप मचाई थी, बड़े साहब ये वो, एंड आपने एक नॉर्मल सा कोई भी किसी को भी कास्ट कर दिया एंड उसको ऐसे दिखा दिया। बहुत लोग कंप्लेन कर रहे थे, लेकिन यार मेरे हिसाब से सबसे पहले तो बड़े साहब वाली जो हाइप थी, तो आप हाइप को इससे क्यों रिलेट करते हो कि यार हाइप तभी फुलफिल हो पाएंगी जब आप कोई बड़े एक्टर को उसमें कास्ट करोगे। सबसे पहले ये तो बहुत ही स्टूपिड बात है कि यार आपको अगर हाइप जस्टिफाई करनी है तो आपको कोई बड़े एक्टर को कास्ट करना पड़ेगा, तो भाई इसको तो हटा दो। दूसरी जो कंप्लेन थी कि उसके कैरेक्टर को आपने ऐसा क्यों दिखाया, या फिर मतलब उसको बहुत ही नॉर्मल ये वो, तो भाई मेरे हिसाब से तो उसका जो भी डिपिक्शन था ना वो बहुत ही परफेक्ट था। उसको जिस हालत में दिखाया इट वॉज सो एप्ट एंड सो रियल, बिकॉज लिटरली अगर आप फैक्चुअल पार्ट पे जाओगे, अगर आप पढ़ोगे कि एक्चुअल में अभी दाऊद इब्राहिम की क्या है, वैसे तो अभी किसी को पता है भी नहीं कि दाऊद इब्राहिम कहाँ है, वो ज़िंदा भी है मर गया भी है, लेकिन अब मैंने भी कहीं पढ़ा था कि दाऊद इब्राहिम को ऐसे ही कुछ पॉइजनिंग वगैरह हुई थी एंड दैट इज़ हाउ ही केम इनटू दैट सिचुएशन। तो उसकी जो हालात दिखाई है, जो वो बेड पे लेटा होता है एंड उसके मतलब जो हालात हुई होती है, तो सही में रियल लाइफ में भी उसकी ऐसी ही हालत है। एंड एंड में उसका पूरा जो भी हालत में भी हो रहा है वो एंड में जस्टिफाई हो जाता है, बिकॉज वी ऑल नो के एंड में क्या हुआ है। वी ऑल नो के अपना राकेश बेदी, अपना जमील साहब ने उससे हाथ मिला के उसको पॉइजन दे दिया है। तो दैट इज़ द रीज़न पूरे मूवी में उसको ऐसा अधमरा दिखाया हुआ है। तो मुझे तो कोई लगा ही नहीं कि हाँ दाऊद इब्राहिम को ऐसे क्यों दिखाया, या फिर उसको भी रहमान डके जैसा एकदम स्टाइलिश और ऐसा वैसे दिखाते, नहीं ज़रूरत थी भाई, उसको जैसा दिखाया वो एकदम सही था। हाँ, अब मुझे ना बात करनी है आदित्य धर एज अ फिल्म मेकर, आदित्य धर एज अ डायरेक्टर, जो भी उन्होंने मूवी में दिखाया। सबसे पहले तो यार आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि जो भी लोग ये बोल रहे हैं ना कि प्रोपेगेंडा बना दिया एंड आदित्य धर इज़ अ बीजेपी लवर, या फिर ही इज जस्ट ट्राइंग टू मेक अ फिल्म जो एक नैरेटिव पुश करिए या वॉट एवर, मुझे बस एक पॉइंट को टच करना है कि ऑल आर ह्यूमंस, हम सबके अपनी अपनी आइडियोलॉजीज़ हैं, हम सबके अपने अपने थॉट्स हैं, हम सबके अपने अपने ओपिनियंस हैं। कुछ लोग अपने ओपिनियंस को ऐसे वीडियो के थ्रू शेयर करते हैं जैसे मैं अभी कर रहा हूँ, कुछ लोग कमेंट सेक्शन में आके लिख के अपने ओपिनियंस बताते हैं, और कुछ लोग अपने ओपिनियंस को थ्रू फिल्म मेकिंग बताते हैं। अब उस आइडियोलॉजी पे आपको कितना बिलीव रखना है वो आप पे डिपेंड करता है। आप व्यूअर हो ना, आपको डिसाइड करना है कि आपको इससे इन्फ्लुएंस होना है या नहीं होना है। अब अगर आप इस थॉट के साथ मूवी देखने जा रहे हो कि यार मुझे तो इसमें कमियां ही निकालनी है, या फिर जो 4 घंटे की मूवी है, या फिर पार्ट 1 को भी अगर मिला दे जो 7 घंटे की मूवी है उसको साइड में रख के मैं सिर्फ ये जो 5-10 मिनट मूवी में दिखाया गया है मैं सिर्फ उस पर ध्यान दूँ एंड उसकी वजह से मैं पूरी मूवी को खारिज कर दूँ, तो दैट इज़ यू बीइंग अ स्टूपिड व्यूअर। सबसे पहले तो अगर आपको ऐसी मूवी से प्रॉब्लम है तो आप देखो ही मत, एंड दूसरा अगर आपको प्रॉब्लम है भी तो वाई कांट यू जस्ट सी दैट एज अ फिल्म मेकर जस्ट बीइंग ऑनेस्ट विद हिज क्राफ्ट, दैट्स इट। वो अपनी एक आइडियोलॉजी है उस बंदे की, उसका एक ओपिनियन है, ही इज जस्ट बीइंग ब्लंट। एटलीस्ट वो बंदा ऑनेस्ट तो है, एटलीस्ट वो मतलब इनडायरेक्टली या फिर कुछ ऐसे तरीके में तो कुछ नहीं दिखा रहा है। ही इज जस्ट बीइंग ऑनेस्ट कि अगर वो बीजेपी को सपोर्ट करता है, अगर वो उनकी आइडियोलॉजीज़ या फिर वो अगर एक पार्टी में बिलीव करता है, एक पॉलिटिकल पार्टी में बिलीव करता है या फिर उनको सपोर्ट करता है, तो ठीक है ना, ठीक है, दैट इज़ जस्ट हिम बीइंग एज अ फिल्म मेकर। सबको अपने अपने ओपिनियंस बोलने का राइट नहीं है। तो आई जस्ट फील कि ही इज़ जस्ट अ वेरी ऑनेस्ट डायरेक्टर। भाई उस बंदे ने जब दाऊद इब्राहिम, उसने सारे नाम में चेंजेस किए, नवाज शरीफ का नवाज शफीक कर दिया, अजीत दोवल का अजय सनियाल कर दिया, ठीक है, और लेकिन दाऊद इब्राहिम के टाइम पे उसने लिटरली दाऊद इब्राहिम पहले उसने फ़ोटो दिखाई, दाऊद इब्राहिम की जो रियल फ़ोटो है, रियल फ्रेम, पहले उस पर कैमरा जाता है, फिर कैमरा नीचे आता है टू जो भी दाऊद इब्राहिम जो भी मूवी में बना है उसके ऊपर। तो जब उस बंदे ने दाऊद इब्राहिम का लिटरल फोटो दिखा दिया, उसने जब सब कुछ दिखा दिया ब्लंट होके, विच इज़ अ वेरी बिग रिस्क। भाई किसमें इतना गुदा है कि लिटरली माफिया गैंगस्टर्स के साथ आप डील कर रहे हैं यहाँ पे। तो लिटरली जब उसने रियल नाम दिखा दिया तो उसको कोई डर नहीं है, ही इज जस्ट बीइंग ब्लंट एंड ऑनेस्ट। तो अगर कोई डायरेक्टर इतना ब्लंट है, इतना ऑनेस्ट है विद हिज क्राफ्ट, एंड अगर वो कुछ भी खुले में आके बोल रहा है, एडमिट कर रहा है, तो फिर आई डोंट थिंक देयर शुड बी एनी प्रॉब्लम। एंड अगर वो हर चीज़ को, अपने एक्शन को, अपने डायलॉग्स को, अपने एक्टिंग को, हर चीज़ को रॉ एंड रियल रख रहा है, तो अपने ओपिनियंस को भी रॉ एंड रियल रखेगा ना, उसमें वो क्यों शुगर कोट करेगा लास्ट फ्यू मिनट्स ऑफ द मूवी। एंड आई थिंक मैं धुरंधर को मेनली इसी चीज़ के लिए याद रखूँगा। Obviously, रहमान तकेत का कैरेक्टर will be etched in everyone's memory when we talk about धुरंधर। शाश्वत सचदेव का म्यूज़िक will always be remembered when we talk about धुरंधर। और obviously रणवीर सिंह की परफॉर्मेंस, इट्स योर, मतलब जो भी लोग डाउट कर रहे थे, और मैंने ये जब ट्रेलर रिलीज़ हुआ था, इनफैक्ट मैंने ये पार्ट 1 में भी मुझे पता था कि भाई रणवीर सिंह को जितने लोग भी अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, जो भी ये लोग ये बोल रहे हैं कि पार्ट 1 में उसका क्या था, इट वॉज ऑल अक्षय खन्ना, मैंने सबको कहा था कि भाई 19 मार्च का वेट करो, यू विल नो व्हाट रणवीर सिंह इज़। एंड रणवीर सिंह वॉज ऑन टॉप, अक्षय खन्ना को भी सरपास करके। अक्षय खन्ना के कैरेक्टर के लिए बहुत खतरनाक राइटिंग हुई थी, लेकिन रणवीर सिंह ने अपने परफॉर्मेंस से ही जस्ट एक्सेल एवरीवन। तो ऑब्वियसली इन सब के लिए मूवी को लोग याद रखें, लेकिन मैं याद रखूँगा जो मूवी के जो आखिरी के 10-15 मिनट, जो जब रणवीर सिंह का कैरेक्टर ही इज़ बैक टू इंडिया, ओके, एंड
जब आर माधवन बोलते हैं उनको कि कल सुबह 8 बजे रेडी रहना एक ब्रीफिंग के लिए। एंड फिर रणवीर सिंह वो छोड़ के वो निकल जाता है अपने गाँव पठानकोट। एंड बताया उस सीन को इतना बिल्डअप दिया ना मुझे, जब मैं देख रहा था तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्यों आप इतना स्लो दिखा रहे हो सबको सब कुछ। के रणवीर सिंह ऐसा दिखाया गया लिटरली कि वो लड़खड़ा के चल के ट्रेन में बैठ रहा है, फिर वो ट्रेन में बैठ रहा है, वो बाहर नज़ारे देख रहा है, वो एक बच्चे को देख रहा है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यार ये सब दिखाने की क्या ज़रूरत है। मतलब डायरेक्ट रणवीर सिंह को कट्टू अपने घर के यहाँ खड़ा है ऐसा भी तो दिखा सकते थे, लेकिन नहीं, वो पूरा बिल्डअप कर रहे थे कि रणवीर सिंह पहले ट्रेन में बैठा, फिर वो पूरी जर्नी दिखा रहा है, फिर वो ट्रेन से उतरता है, वो ऑटो में बैठता है, फिर वो ऑटो भी ऐसा चल रहा है, वो पूरा ऊपर ड्रोन शॉट लिया हुआ है कि ऑटो चल के जा रहा है। फिर रणवीर सिंह अपने घर को दूर से देख रहा है एंड ऑटो ऐसे चल के जा रहा है, फिर ऑटो फाइनली उसके घर के बाहर रुकता है एंड वो निकलता है। तो ये सब कुछ दिखाया, मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि यार ये सब दिखाने की तुमको क्या ज़रूरत है। मतलब यहाँ पे कोई व्लॉग थोड़ा ना चल रहा है कि आपको पूरा डॉक्यूमेंट करना है। लिटरली रणवीर सिंह अपने घर में बहुत डायरेक्टली वो भी तो दिखा सकते हो, लेकिन फिर समझ में आता है कि ओके ये सब क्यों था। एंड ऑब्वियसली पीछे अरिजीत सिंह की आवाज़ और वो गाना बज रहा होता है। मतलब मैं तो जब थिएटर से निकला तो मैं इसी सीन के साथ निकला, इस सीन में जो फीलिंग और जो इमोशंस रणवीर सिंह दिखाता है उसी के साथ निकला कि इतना ब्यूटीफुल सीन है यार ना। मतलब मुझे बोलते हुए भी कुछ हो रहा है कि रणवीर सिंह ऐसे ही स्लोली वॉकिंग लड़खड़ा के उसके यहाँ पे देयर इज़ अ ब्रूज, यहाँ पे भी कुछ मतलब ऑब्वियसली इंजरी हो रखी है एंड वो धीरे धीरे चल के जा रहा है। उसकी मम्मी झाड़ू मार रही है एंड उसकी बहन ऊपर कपड़े सुखा रही है एंड वो दोनों को देख रहा है, पर वो दोनों इसको नहीं देख रहे हैं, जबकि वो वहीं पे खड़ा है। ही इज़ सो क्लोज टू देम। एंड पता है दिल से मैं वहाँ पे थिएटर में बैठ के ना मेरे अंदर से ऐसे आवाज़ निकल रही है कि यार जा जल्दी चले जा, जाके गले मिल ले, बता दे उनको कि तू आ गया है। क्योंकि यार 25 साल हो गए भाई, वो कब गया था और वो कब आया अब। एंड उसकी मतलब क्या हालत, मतलब क्या करके आया है वो, सोचो ना जाके मिलेगा तो क्या फीलिंग होगी वो। एंड मैं अंदर से चिल्ला रहा हूँ, जब उसकी मम्मी भी जैसे साफ की झाड़ू मारी होती है, मैं अंदर से मेरी आवाज़ आ रही है कि यार मुड़ के देख लो आपका बेटा है, जाके मिल लो उससे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, वो धीरे धीरे बस चल रहा होता है एंड वो एक पॉइंट पे आके रुक जाता है। एंड उसकी बहन भी मतलब कपड़े सुखा रही होती है, वो नीचे आ जाती है एंड उसकी मम्मी भी दरवाज़ा बंद करके वो दोनों कुछ बात करके फिर अंदर चले जाते हैं। एंड फिर रणवीर सिंह भी रुक जाता है एंड वो पीछे मुड़ के देखता है एंड वो इतना वहाँ पे कुछ डायलॉग्स नहीं है, कुछ नहीं है, बस रॉ प्योर इमोशन। पीछे से अरिजीत सिंह की आवाज़ आ रही होती है एंड वो पीछे से मुड़ के देखता है एंड वो इतने मेटाफर्स है ना वहाँ पे। मतलब इसीलिए वो पीछे मुड़ के अपनी जर्नी को देख के आ रहा है कि वो क्या करके आ रहा है। ही इज़ नॉट द सेम पर्सन एनी मोर। वो भले अभी जसकीरत सिंह रंगी बन के खड़ा हुआ है, सर पे पगड़ी है, लेकिन उसने हमज़ा की जो लाइफ जी हुई है 10-25 साल 15-20 साल उसने जो हमज़ा की लाइफ जी हुई है वो उसके पीछे खड़ी हुई है। एंड शायद वो अब वो कुछ भी कर ले, वो अब उस चीज़ को अपनी आइडेंटिटी से अलग नहीं कर सकता है। तो पीछे मुड़ के देखता है एंड फिर वो मतलब हमको शॉट दिखाया जाता है कि पीछे देखता है, फिर घर का शॉट, फिर पीछे का शॉट, घर का शॉट, ऐसे बैक टू बैक। एंड फिर फाइनली रणवीर सिंह ही लुक्स इनटू द कैमरा एंड देन वहाँ पे मूवी कट होती है। इतना ब्यूटीफुल सीन है ना वो। मतलब मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं धुरंधर को इस सीन के लिए याद रखूँगा। एंड उस सीन में ना यार सारे इमोशंस जितने भी पार्ट 1 में जो भी हुआ, पार्ट 2 में जो हुआ, उस 5 मिनट के सीन में सारे फ्लैशबैक्स आ गए कि भाई इस बंदे ने कहाँ से शुरू की थी एंड कहाँ पे ही इज़ एंडेड। मतलब शुरुआत भी यहीं से की थी, एंड भी यहीं पे किया, एंड क्या जर्नी रही है। एंड उसके बाद वो स्लोगन आता है कि बलिदान परमो धर्म। और देखने जाए तो धुरंधर पार्ट 1 और पार्ट 2 की सेंट्रल थीम हैज़ बीन सैक्रिफाइस। सबसे पहले तो उसने अपने फैमिली को खोया। ओके, फैमिली को खोने के बाद वो जाता है जेल से फिर वो रिक्रूट होता है बाय आर माधवन। वहाँ पे भी ही मेक्स ए सैक्रिफाइस कि अब सिस्टम ने उसके साथ जो भी किया उसको उसी सिस्टम की रखवाली करनी है, ठीक है। वहाँ एक सैक्रिफाइस। फिर उसका दोस्त मर जाता है उसी के हाथों, भले एक्सीडेंट के साथ, तो वहाँ पे ही मेक्स अ सैक्रिफाइस। आलम भाई का मरना अगेन अ सैक्रिफाइस, ठीक है। अपने बेटे और अपनी वाइफ यलीना, भले ही पता नहीं कभी हमको पता ही नहीं किया कि उसको प्यार था कि नहीं, लेकिन उसको जब मौका मिलता है तब भी वो यलीना को मारता तो नहीं है ना, तो कहीं ना कहीं उसको अटैचमेंट तो हो ही गई थी ना। जब वो एंड में भी यलीना की फ़ोटो और उसके बच्चे की फ़ोटो जला रहा होता है तो उसके मन में वो एक दुख तो होता ही है कि यार मैं उनसे अलग हो गया। तो अगेन उन सबको भी पीछे छोड़ के वो वापस आ गया होता है, अगेन अ सैक्रिफाइस। एंड में भी वो भले अपने माँ और अपने बहन से इतना करीब होकर भी उनसे नहीं मिल पाता। क्यों? क्योंकि नाउ ही इज़ नॉट द सेम पर्सन। अगर वो वापस उनके लाइफ में चले गया तो लिटरली इट जस्ट डिस्टर्ब द लाइफ। उनको सब कुछ पता चल जाएगा कि भाई ये कौन है, तो मतलब पता नहीं, मतलब अगेन वहाँ पे वो सैक्रिफाइस ही करता है ना एक तरीके का। मतलब धुरंधर की सेंट्रल थीम हैज़ बीन सैक्रिफाइस एंड दैट्स व्हाई वो जो एंड में स्लोगन आता है कि बलिदान परमो धर्म। फिर उसकी पूरी ट्रेनिंग दिखाई जाती है। ओह माय गॉड, मतलब यार मज़ा करा दिया भाई आदित्य धर। मतलब यही 5 मिनट वाला जो सीन है ना, इसी सीन को जब लिखा होगा, जब पिक्चराइज किया होगा, इस सीन की वजह से आई थिंक आदित्य धर गोज़ इन अ डिफरेंट लीग ऑफ डायरेक्टर्स। कोई और डायरेक्टर होता, आई डोंट नो वो इस सीन को कितने अच्छे से पोर्ट्रे कर पाता, कितने अच्छे से प्रेजेंट कर पाता। इस एक सीन की वजह से ना पूरे मूवी में चाहे जितने भी फ्लॉज हो, मैं किसी को भी याद नहीं रखूँगा, ऑब्वियसली थोड़े बहुत 1-2 फ्लॉज थे, लेकिन इस सीन की वजह से सारे नज़रअंदाज हो गए। एंड मैंने जो कहा ना कि
एक अच्छे एक्टर की निशानी ये होती है कि वो रियलिटी और फिक्शन के कितने मतलब फिक्शन को अपनी एक्टिंग के थ्रू रियलिटी के कितने पास आ सकता है, जो रियलिटी की दीवार है उसको कितना पार कर सकता है वो, या फिर उसके कितने पास आ सकता है। तो इसका पता है प्रूफ क्या है कि जब एंड में व्हेन ही इज़ वॉकिंग तो उसके आँख से आंसू भी निकल रहे होते हैं और ही स्माइलिंग एट द सेम टाइम। एंड एज एन ऑडियंस मैं जब वहाँ पे बैठा हुआ था ना, तो मेरे आंखों से भी मतलब मैं इमोशनल तो हो ही गया था, एंड मैं एट द सेम टाइम बहुत खुश भी हो रहा था अंदर से कि यार मतलब अब फील कर रहे होता है कैरेक्टर को। एंड एक एक्टर की अच्छी निशानी यही होती है कि जो वो उस टाइम पे फील कर रहा है, जो वो एक्टिंग करके अपने इमोशंस को निकाल रहा है, वही इमोशंस आप थिएटर में बैठ के फील कर पाओ। तो भाई अगर आप वो फील कर पा रहे हो तो एक एक्टर ने अपना काम कर दिया। तो जब भी स्टार्टिंग में भी जब जो स्टार्टिंग के 15 मिनट है, जब वो इतने इंटेंसिटी के साथ मार रहा होता है लोगों को, तब भी आपको सेम इमोशन फील हो रहा था कि यार मार साले को। एंड एंड में व्हेन ही इज क्राइंग तो आपको भी रोना आता है। सो एज एन एक्टर ही जस्ट एक्सेल्ड ओवर देयर। एंड आदित्य सर का भी जो डायरेक्शन है वहाँ पे पीक कर गई मेरे लिए। तो एंड में हाउ कैन वी नॉट टॉक अबाउट राकेश बेदी। ओ माई गॉड, राकेश बेदी ही जस्ट किल्ड इट यार। पहले मूवी में भी हमको ऐसा लगा था कि ही इज़ जस्ट देयर फॉर कॉमिक रिलीफ, लेकिन ही इज़ एन एक्टर यार। ही जस्ट किल्ड इट। उनके लिए जो राइटिंग की गई और उनके कैरेक्टर को जिस तरह से लिखा गया, वो बोलते हैं ना कि मैं यहाँ पे 45 साल से हूँ एज ए स्पाई, तब मेरा दिमाग ख़राब हो गया भाई यार। अर्जुन रामपाल का कैरेक्टर, हाउ कैन वी फॉरगेट हिम। ऑब्वियसली एवरीवन वाज एक्सपेक्टिंग हिम टू बी रहमान डकैत पार्ट 2, लेकिन भाई इट वाज नॉट मेंट टू बी। मतलब उनका कैरेक्टर वैसा था ही नहीं। एंड पता है उन्होंने कहा एक्सेल कर दिया, जहाँ पे वो एंड में अपनी बाप की जान खुद ले लेता है ना, वो जो पूरा 10 मिनट वाला सीन दिया हुआ है। एंड ही वॉज मेनेसिंग इनफ। मतलब चाहे जो भी कहो, आई थिंक अर्जुन रामपाल डिड व्हाट ही हैड टू डू। आखिरी चीज़ जिसमें मुझे बात करनी है, द म्यूज़िक ऑफ द मूवी। बहुत लोग ये बोल रहे हैं कि पार्ट 2 का म्यूज़िक इज़ नॉट देयर लेवल हेडेड विद पार्ट 1 का म्यूज़िक। मतलब मैं स्ट्रॉन्गली इससे डिसएग्री करता हूँ, बहुत स्ट्रॉन्गली इससे डिसएग्री करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि शाश्वत सचदेव का जो म्यूज़िक है ना, इट इज़ समवॉट सिमिलर टू AR रहमान स्टाइल ऑफ म्यूज़िक। AR रहमान की म्यूज़िक में हम क्या बोलते हैं कि इट्स अ स्लो पॉइजन, कि आपको एक बार सुनने में आपको वो डोपामिन हिट नहीं मिलेगा कि हाँ एक बार सुन लिया आपको मज़ा आ गया। इफ़ AR रहमान का म्यूज़िक इज़ स्लो पॉइजन ना, तो शाश्वत सचदेव का म्यूज़िक इज़ अल्ट्रा स्लो पॉइजन। रिमेंबर जब इश्क जलाकर कारवां पार्ट 1 का जो गाना है, वो जब रिलीज़ हुआ था उसको कितना बैकलैश मिला था। लिटरली उन लोग को बीट्स ऐड करनी पड़ी और फिर से गाना रिलीज़ करना पड़ा, तब जाके लोगों को थोड़ा बहुत पसंद आया। ना आज जाके आई थिंक वो सबके प्लेलिस्ट में होगा। दैट इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट सॉन्ग्स ऑफ पार्ट 1, इश्क जलाकर कारवां। सिमिलरली शरारत, लुट ले गए, ये सारे जितने भी गाने थे, लोगों को इतना स्टार्टिंग में ये नहीं था कि हाँ माइंड ब्लोइंग और बहुत अच्छे गाने हैं। धीरे धीरे करके जब लोगों ने इसको बहुत बार सुना, रिपीटेड अमाउंट ऑफ टाइम्स, और मूवी भी इतनी खतरनाक निकल गई, एंड जब लोगों ने सीन्स देखा और फिर वापस आके गानों को रिविजिट किया, तब जाके वो गाने अच्छे बने। आई थिंक मैं तो बहुत डिसएग्री करता हूँ। आई फील पार्ट 2 में जो गाने हैं वो पार्ट 1 के भी कुछ गानों से बेटर है। ग्रीन स्क्रीन वाला काम नहीं चलेगा भाई। मैं लिटरली आज बहुत सारे बिहाइंड द सीन्स देख रहा था, एंड उन्होंने जो आग वाले सीन है कि एक बंदे को आग लगी होती नहीं, उसके इसमें टायर में फंसा हुआ था और उस पर आग लगी होती, वो उन्होंने सही में उस बंदे को आग लगाई हुई है भाई। एंड में जो अर्जुन रामपाल को वो कैरोसिन के टैंक में डाल के फाड़ते हैं ना, तो वो भी उन्होंने प्रैक्टिकली शूट किया हुआ है। एंड ऑब्वियसली VFX से इन्हांस किया, लेकिन हर चीज़ को प्रोस्थेटिक्स हो, मेकअप हो, या फिर प्रैक्टिकली शूट करके जितना पॉसिबल हो। यही तो आदित्य धर की ब्रिलियंस है कि उस बंदे ने सिनेमा के कोई भी लेवल, कोई भी एस्पेक्ट को लाइटली लिया ही नहीं। उसने हर चीज़ को बोला कि यार मैं इसको रियल में शूट करूँगा, मैं असली सेट्स लगाऊंगा, थाईलैंड में बिल्ड करूँगा, एकदम रियल एनवायरनमेंट रहूँगा, रियल हर चीज़ शूट करूँगा, प्रोस्थेटिक्स मेकअप सब कुछ रियल रखूँगा। ऑब्वियसली VFX की हेल्प ले सकते हैं टू इन्हांस। एंड मैंने ये भी सुना है कि ही यूजेज रियल गन्स, ताकि जब एक्टर्स गन्स को होल्ड कर रहे हैं तो वो ऐसे गिमिकी ना लगे। आई थिंक लेट्स एंड इट हियर। मैं बस दीवाना हो चुका हूँ भाई। मैं बस इस मूवी के बारे में और पढ़ना चाहता हूँ और सुनना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ। एंड हाँ बस आई जस्ट वांट टू बी इन धुरंधर जोन राइट नाउ, दैट्स इट। चलो लेट्स एंड इट हियर।